Hello friends, welcome back to your YouTube channel SSM Learning. How are you? I hope so. You all are fine. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राष्ट्र संघ। हमने पिछली वीडियो के अंदर राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई, राष्ट्र संघ के चिन्ह के बारे में जाना, राष्ट्र संघ के हमने काफी कुछ चीजों के बारे में जाना था, राष्ट्र संघ के पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था। अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राष्ट्र संघ के बनाने के अंगों के बारे में कि राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्र संघ के पहले अंगों के बारे में जानेंगे, उसके बनाने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे, फिर राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में फिर निष्कर्ष रखेंगे। मैं वीडियो के अंदर आपको राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दूंगा पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आते हैं, उनको करने का पैटर्न भी अच्छे से समझा दूंगा। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो कंटिन्यू देखें ताकि कुछ समझ में आए कि आखिर चैप्टर के अंदर या फिर टॉपिक के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। राष्ट्र संघ जो है इसके अंदर टोटल 4 अंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला इसके अंदर तो सचिवालय, फिर परिषद, फिर आते हैं महासभा और लास्ट में इसका चौथा अंग होता है इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये इसके टोटल 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों के अलावा इसके पास कोई और भी कई सारे आयोग होते हैं जो अन्य निकाय जैसे कि WHO हो गया, उसके बाद WTO हो गया, ऐसे करके कई सारे इसके अपने खुद के अन्य निकाय होते हैं, अन्य आयोग होते हैं। ये सभी जो है ये सभी मिलजुल कर काम करते हैं आपस में, बिना किसी के एक के बिना अगर हम सोचे कि किसी एक को निकाल दे दूसरा काम नहीं कर सकता। अब हम जानते हैं एक करके इनके विकास के बारे में, इनको बनाने का उद्देश्य क्या था, इनकी स्थापना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय के अंदर एक महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति जो होती है सभा के अनुमोदन द्वारा, परिषद द्वारा होती है। सभा अनुमोदन करते हैं, परिषद उसकी नियुक्ति करती है, उसका चुनाव करती है। मेन काम को करने के तो महासचिव होता है, लेकिन और अन्य छोटे मोटे कार्य को करने के लिए अन्य कर्मचारी होते हैं जिनकी खुद नियुक्ति महासचिव करता है। किसके अनुमोदन पर? परिषद के अनुमोदन पर। परिषद बोलती है तब जाके जो आपका महासचिव होता है वो अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। महासचिव के पास 2 उप महासचिव और 2 अवर महासचिव भी होते हैं जो उसकी सहायता करने में उसकी सहायता करते हैं, मतलब उसके अंदर काम करवाते हैं, उसके अंदर एक काम करते हैं। अब जो है राष्ट्र संघ के पास अपना खुद का तो पैसा होता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि राष्ट्र संघ का खर्च व्यय जो है उसके सदस्य राष्ट्र करते हैं। यानी कि राष्ट्र संघ के पास जो अन्य सदस्य बने हुए राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे उसका खर्चा उठाते हैं, वहां से पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, राष्ट्र संघ के अंदर सचिवालय ही एक ऐसा अंग है जो कि पूरे साल भर काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों अंग, चाहे परिषद हो, चाहे महासभा हो, चाहे सचिवालय हो, इन तीनों के अंदर केवल सचिवालय ही कैसे पूरी साल काम करता है, बाकी के नहीं करते। सचिवालय के अंदर जो इसकी बैठक होती है वो जेनेवा के अंदर होती है। राष्ट्र संघ के सचिवालय की बैठक जो होती है वो जेनेवा के अंदर होती है। और इसके जो बारे में जानते हैं, इसके जो राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे मिलजुल कर काम करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अंग के बारे में। राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है परिषद। परिषद जो है इसके अंदर इसके अंदर स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों का समावेश होता है। जब राष्ट्र संघ का ये वाला अंग बनाया जा रहा था परिषद, तब इसके शुरू के अंदर 4 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्यों का समावेश किया गया, यानी कि 4 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य रखे गए। जो स्थायी सदस्य थे उनके अंदर इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और आपका जापान, ये 4 इसके मेन यानी कि स्थायी सदस्य थे। और जो इसके अस्थायी सदस्य थे उन अस्थायी सदस्यों के अंदर इसके अंदर पहले बेल्जियम, ब्राजील, आपका इसके अंदर यूनान और स्पेन, ये आपके 4 इसके अंग थे शुरू के अंदर। लेकिन धीरे धीरे इसका जैसे आगे बढ़ता गया तो 1922 के अंदर यानी सन 1922 के अंदर इसके 6 सदस्य हो गए और 1926 के अंदर इसके अंदर 9 सदस्य हो गए। जो इस अस्थायी सदस्य की बात कर रहे हैं हम, और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं केवल 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। 3 वर्ष बाद वो बदल दिए जाते हैं या फिर उनका दोबारा चुनाव होता है। इन सभी के अंदर एक बात जानने वाली है कि जो अस्थायी सदस्य स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों के अंदर एक जर्मनी जो है वो भी बाद में जुड़ गया था। जब जर्मनी जुड़ गया, जर्मनी के जुड़ने के पश्चात स्थायी सदस्यों की संख्या 4 से हटकर 5 हो गई। यानी कि इन दोनों को मिलाया जाए 1926 के अंदर 9 अस्थायी और 5 स्थायी, इन दोनों को मिला के टोटल परिषद के अंदर 14 सदस्य हो गए थे। टोटल परिषद के अंदर 14 सदस्य हो गए थे।
लेकिन धीरे 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 इसके अंदर सदस्य बाहर निकलते चले गए, यानी सबसे पहले जर्मनी और जापान बाहर निकला, तब अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ गई और स्थायी सदस्य कम हो गए। अस्थायी सदस्य जो अस्थायी सदस्य थे वो बढ़कर 11 हो गए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसके बनाने के काम क्या थे, यानी कि इसका काम क्या, परिषद काम क्या करता है। परिषद जो है सभा के निर्णयों को लागू करते हैं, सभा जो निर्णय तैयार करता है उन निर्णयों को ये लागू कर देता है। उसके बाद ऐसी नीतियों को निर्धारित करता है, अपनी नीतियों को निर्धारित करता है कि जिससे विश्व के अंदर जो युद्ध है, युद्ध की भावना समाप्त हो जाए। क्योंकि हमें पता है राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध एक महायुद्ध था, उस युद्ध को जब युद्ध रुका उसको शांति को कायम रखने के लिए परिषद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रसंघ के अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने का भी जिम्मा परिषद के पास था, यानी कि यह ऐसे सुझाव दे सकता था, अपने सुझावों के द्वारा जो युद्ध थे उन युद्धों को रोक सकता था, अपने विचार देकर अंतरराष्ट्रीय विवाद जो है उन विवादों को सुलझा सकता था। ये तो बात होती है हमारे परिषद के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके महासभा और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के बारे में, इसके और बाकी के अंगों के बारे में धीरे करके जानते हैं। राष्ट्रसंघ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट महासभा है। महासभा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि महासभा के अंदर सभी की सभी निर्णयों को बदलने का और उनके संशोधन करने का अधिकार है। जैसे कि आपका सचिवालय बजट पेश करता था, यानी सचिवालय के पास बजट पेश करने का अधिकार था, लेकिन उसके संशोधन करने का अधिकार महासभा के पास था। दूसरा अंग जो था इसका परिषद के पास निर्णय लेने का अधिकार था, लेकिन उन निर्णयों को निरीक्षण करने के लिए, उन निर्णयों का निरीक्षण करने, उनके ऊपर निगरानी रखने का अधिकार महासभा के पास था। महासभा के अंदर महासभा को सभी राष्ट्रों की एक सभा कहा जाता है, क्योंकि महासभा के अंदर सभी के सभी राष्ट्र अपने बोल सकते हैं जिन्हें कि प्रत्याशी भेजने का, अपने प्रत्याशी भेजने का अधिकार था। अपने तीन प्रत्याशी भेज सकते थे, लेकिन उन सबको मिलाकर केवल एक ही वोट डालने का अधिकार था। महासभा के अंदर महासभा जो वर्ष के अंदर कम से कम एक बार बैठक अवश्य करती थी, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ने पर ये एक से ज्यादा बैठक करने के लिए भी सक्षम थी। महासभा जो है विश्व शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों के ऊपर अपने विचार विमर्श रखते थे, यानी कि अपने ऐसे इसके जो कार्य क्षेत्र के अंदर इसके पास ये आता था कि विश्व के अंदर जो भी ऐसी संभावना बने कि युद्ध हो सकता है, उस संभावना को खत्म करने के लिए अपने विचार विमर्श रखती थी। इसकी जो बैठक होती थी वो जेनेवा के अंदर होती थी, और अगर किसी अन्य राष्ट्र को अपने राष्ट्र संघ के अंदर सम्मिलित करना होता था, उसका अधिकार भी महासभा के पास था। लेकिन महासभा जब 2/3 बहुमत मिलता था, तभी केवल उसको अन्य राष्ट्र को राष्ट्र संघ के अंदर सम्मिलित कर सकती थी। महासभा के पास एक अधिकार और था कि जो न्यायाधीश थे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, उनकी क्या बोलते हैं नियुक्ति करने का अधिकार भी महासभा के पास था। उनको निश्चित वर्षों के लिए भी महासभा चुनती थी। ये तो बात हुई महासभा के बारे में। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहने को बोला जा सकता है कि राष्ट्रसंघ का अंग है, लेकिन वैसे राष्ट्रसंघ का अंग नहीं था। राष्ट्रसंघ का इसे अंग बनाया गया क्योंकि इसके कुछ कार्य ऐसे थे कि जो कि राष्ट्रसंघ से मिलते जुलते थे, इस वजह से राष्ट्रसंघ का अंग बना दिया गया। इसका बोले तो राष्ट्रसंघ के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इसके जो कानून, मतलब ये जो अपने न्याय करता था, न्याय करने के लिए इसके पास जो कानून था वो संधियों पे निर्धारित था, यानी कि जो राष्ट्र संघ ने संधियां तैयार की थी, उन संधियों के बेस पर ये क्या बोलते हैं अपने फैसले लेता था, किसी भी झगड़े को सुनता था। आगे बोलते हैं इसके अंदर 11 न्यायाधीश होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 11 न्यायाधीश होते हैं और 4 उप न्यायाधीश होते हैं, जो कि निश्चित वर्षों के लिए चुने जाते थे, यानी कि 9 वर्षों के लिए इनको चुना जाता था। मुख्यालय जो इसका मुख्यालय वो नीदरलैंड के हैग में स्थापित था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में स्थापित था। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पूर्व ही इसको खत्म कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे ही राष्ट्रसंघ को समाप्त किया गया, राष्ट्रसंघ के समाप्त होने से पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसकी असफलता ही ये थी कि अगर ये असफल नहीं होता तो दूसरा विश्व युद्ध होता ही नहीं। इसकी असफलता के कारण ही इसको खत्म कर दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये तो था चौथा अंग। इसके बाद बात कर लेते हैं 5वें अंग के बारे में, जो कि हमने शुरू में बात करी थी, जो कि 5वां अंग था अन्य निकाय। अन्य निकाय के अंदर आ जाता है क्योंकि कई सारी संस्थाएं आ जाती हैं जो कि जुड़ी हुई थी राष्ट्र संघ के कार्य क्षेत्र से। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले निशस्त्रीकरण आयोग था, इसके अंदर आपका श्रम संगठन आयोग था,
इसके अंदर WHO बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन था, एक स्वास्थ्य संगठन, नॉर्मल संगठन था, स्वास्थ्य संगठन था। इसके अंदर बौद्धिक सहयोग संगठन था, जो कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग संगठन था। ऐसे तरह कुछ कई सारे इसके अंदर संगठन थे, आयोग थे, जो कि इसकी सहायता करते थे, राष्ट्र संघ के अंदर हेल्प करते थे राष्ट्र संघ की बढ़ोतरी के अंदर। इसके कुछ आयोग तो अभी भी बाकी हैं, अभी भी हम देख सकते हैं WHO जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन अभी इतना अच्छा काम कर रहा है। कई सारे जो है इसके अंग अभी बाकी हैं, लेकिन राष्ट्र संघ को खत्म कर दिया गया था। अब हम जानते हैं राष्ट्र संघ के मूल्यांकन के बारे में, कि राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करते हैं अभी हम। राष्ट्र संघ का मूल्यांकन जो है इस बेस पे किया गया कि राष्ट्र संघ ने कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे किए, यानी कि अपनी गर्वता पाने के लिए, अपने आप को एक गर्व महसूस कराने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन किसी भी काम के अंदर उसको ये नहीं बोल सकते कि उसको पूरी की पूरी सफलता प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से उसकी विफलता बंद आंखों से भी देखी जा सकती है। मैंने आपको कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे वर्साई की संधि बिल्कुल से जुड़ी हुई थी, वर्साई की संधि जो थी बिल्कुल राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई थी। अमेरिका का शामिल ना होना, अमेरिका जैसा बड़ा एक देश, एक महत्वपूर्ण देश इसके संग जुड़ा नहीं था, राष्ट्र संघ के संग जुड़ा नहीं था। लुथियाना का प्रश्न, उसके अलावा है मुसोलिनी की धमकी का होना, सैन्य शक्ति का अभाव होना, अमेरिका व रूस की अनुपस्थिति का होना, मुसोलिनी द्वारा संघ का मजाक उड़ाना, ये भी एक अहम कारण बना। यानी कि धुरी राष्ट्रों में तानाशाही सत्ता का होना एक कारण बना। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना भी एक अहम कारण साबित हुआ। अब हम इन सभी के बारे में अच्छे से एक करके जानते हैं। इन सभी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये रहा कि जो वर्साई संधि होना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि वर्साई संधि जो थी, वर्साई संधि अमीर यानी कि जो विजयी राष्ट्र थे, विजयी राष्ट्रों के लिए हुई थी। एक तरीके से विजयी राष्ट्रों को और अच्छी तरीके से उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो पराजित राष्ट्र हैं उनको और दमन किया जाए, उनको और अच्छी तरह से लूट लिया जाए, उनको एक तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए वर्साई संधि की गई थी, और यही काम राष्ट्र संघ भी कर रहा था। राष्ट्र संघ के पास अपने खुद का कुछ भी नहीं था, वो दूसरे और अन्य राष्ट्रों के ऊपर डिपेंड था, लेकिन फिर भी ये क्या था, एक तरीके से बिल्कुल दबाव में था, बोल सकते हैं पूरे दबाव में था। बात कर लेते हैं अमेरिका का इसके अंदर शामिल ना होना। अमेरिका जैसा एक बड़ा देश, जो अमेरिका शक्तिशाली था, उसके पास पावर थी, सैन्य शक्ति थी, पैसा था, वो इसके अंदर शामिल नहीं था। अगर ये अमेरिका इसके अंदर शामिल होता तो राष्ट्र संघ को बहुत अच्छा फायदा होता। अगला बात कर लेते हैं लुथियाना का प्रश्न। लुथियाना का प्रश्न का अर्थ क्या है? लुथियाना का मतलब, लुथियाना जो है विल्ना, पहले विल्ना जो है वो पोलैंड का एक भाग था। विल्ना एक जगह है, विल्ना जो थी पहले पोलैंड का भाग थी, पोलैंड से छीनकर विल्ना को लुथियाना को दे दिया गया। फिर बाद में राष्ट्र संघ ने क्या किया, लुथियाना से पोलैंड के जो भाग था, विल्ना जो था, विल्ना को वापस छीनकर बोला कि पोलैंड को दे दिया जाएगा। इस वजह से लुथियाना के अंदर एक भेदभाव की भावना जागृत हो गई। उन्होंने बोला कि भाई हमारे संग भेदभाव किया जा रहा है। इस वजह से क्या, उन्होंने इसके ऊपर राष्ट्र संघ की कमजोरी, उसको राष्ट्र संघ की कमजोरी माना, बोला कि राष्ट्र संघ कमजोर है, इस वजह से क्या है, उसको फैसला लेने नहीं आता। इस वजह से उन्होंने भी इसका राष्ट्र संघ का एक तरीके से निरादर किया। बात कर लेते हैं मुसोलिनी की धमकी। पूरा क्या था, एक बार यूनान और अल्बानिया जो था, इनके बीच में विवाद चल रहा था। इस विवाद के बीच में 3 इटली के अधिकारी मार दिए गए। जो अधिकारी मारे उसकी वजह से क्या था, मुसोलिनी ने उसकी शिकायत राष्ट्र संघ के पास की, लेकिन राष्ट्र संघ ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया। इस वजह से क्या हुआ कि मुसोलिनी का इसके ऊपर से विश्वास उठ गया। मुसोलिनी बोला कि इसके अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए मुसोलिनी ने इसके राष्ट्र संघ से अलग हटने की धमकी दे दी थी। उससे बात कर लेते हैं सैन्य शक्ति का अभाव होना। सैन्य शक्ति इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि राष्ट्र संघ के पास अपनी खुद की कोई सैन्य शक्ति थी ही नहीं, उसके पास अपनी खुद की सेना नहीं थी। वो उसके जो सदस्य राष्ट्र थे उनके ऊपर डिपेंड था। सदस्य राष्ट्र अपनी सेना देने के लिए एक पहले तो तैयार थे। उसको बोला गया कि जब भी सदस्य राष्ट्रों की किसी अन्य राष्ट्र के संग युद्ध होगा तो वो उसके संग अपनी सेना देंगे और जाके युद्ध करेंगे। लेकिन बाद में 1932 के अंदर ये फैसला लिया गया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। 1923 के अंदर फैसला लिया गया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हर राष्ट्र ये पहले सोचेगा कि क्या वो युद्ध करना चाहता है या फिर नहीं चाहता। अगर वो युद्ध करना चाहता है तभी आगे जाके युद्ध के लिए वो अपनी सैन्य शक्ति देगा या फिर नहीं देगा। ये जो हुआ था 1923 के अंदर ये फैसला लिया गया था। अब बात कर लेते हैं अमेरिका और रूस की अनुपस्थिति का होना। अमेरिका और रूस जो है दो बड़े बड़े राष्ट्र थे, हमने पहले ही जान लिया। इनके अंदर सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों मजबूत थी, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके राष्ट्र संघ के अंदर ना ही तो शामिल हुआ और ना ही कभी भी इसकी बैठक के अंदर आकर शामिल होता था। इस वजह से क्या है कि राष्ट्र संघ को काफी धक्का पहुंचा। बात कर लेते हैं अगले सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। जब पहले
पता है कि हमें इसके निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ ने बोला था कि कोई भी शस्त्र नहीं बनाएगा, लेकिन जर्मनी जो है, जर्मनी ने शस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी अपने आप को फ्रांस के बराबर लाने के लिए इसको बढ़ावा देने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो राष्ट्रसंघ था, राष्ट्रसंघ बिल्कुल कमजोर पड़ता चलेगा। राष्ट्रसंघ के ऊपर जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। वो बोलते थे कि इसकी कोई मान्यता ही नहीं है, मतलब इसकी कोई बात मानता ही नहीं है, तो हम इसकी बात क्यों माने। आगे बात करते हैं धुरी राष्ट्र में तानाशाही सत्ता होना। धुरी राष्ट्र जो थे, जैसे कि आपका इटली, जापान, जर्मनी, इनके अंदर तानाशाही सत्ता शुरू हो गई थी। ये भी इसका अहम कारण है, इसके विलय होने के लिए, इसके खत्म होने का, विघटन होने का एक अहम कारण बना। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रसंघ के विघटन होने के अंतिम कारण के बारे में। राष्ट्रसंघ का विघटन जो हुआ उसका अंतिम कारण बना मुसोलिनी द्वारा संघ का मजाक बनाना। हुआ क्या था, अक्टूबर 1935 के अंदर, यानी सन 1935 के अंदर, अक्टूबर 1935 के अंदर इटली ने असीरिया के ऊपर हमला कर दिया। इटली ने जब असीरिया के ऊपर हमला किया तो असीरिया को बहुत हानि हुई। इस कारण से राष्ट्रसंघ ने इटली का बहुत एक तरीके से आर्थिक नुकसान कर दिया, उस पर आर्थिक पाबंदी लगा दी थी। इसकी अब कुछ टाइम के लिए तो इटली जो था शांत बैठ गया, मुसोलिनी जो था शांत बैठ गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो था उसने राष्ट्रसंघ का मजाक बनाते हुए अपनी आर्थिक उन्नति करना फिर से शुरू कर दिया था। अब इस वजह से क्या था कि छोटे छोटे जो राष्ट्र थे उनके मन में राष्ट्रसंघ के बारे में ये आ गया कि राष्ट्रसंघ जो है कमजोर है, इसको फैसले लेने का कोई भी एक तरीके से अनुभव नहीं है, राष्ट्रसंघ के कोई फैसलों को मानता नहीं है, राष्ट्रसंघ बहुत कमजोर शक्ति बन के रह गया था। इस वजह से क्या हुआ, राष्ट्रसंघ की कमी की वजह से क्या हुआ कि राष्ट्रसंघ खत्म कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ उसके कई सारे कारण जो थे, उनके अंदर एक कारण ये भी बना था राष्ट्रसंघ का विघटन, और राष्ट्रसंघ बनना भी एक कारण बना था, जिसको हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं प्रश्नों के बारे में कि पेपर में प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रसंघ की शक्तियों व कमियों की विस्तृत रूप में वर्णन करना, यानी कि राष्ट्रसंघ के बारे में आपको सब कुछ बताना है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए इसके ढांचे की रचना का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर जो है मैंने वर्साय संधि और राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के ढांचों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से जाके वीडियो के और अन्य पार्टों को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को और अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।